इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बॉडी के इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में, जैसे कि हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, जो कि हर किसी को पता होना चाहिए, ख़ास तौर से मेडिकल स्टूडेंट्स को, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को और फार्मेसी स्टूडेंट्स को। तो पहला पैरामीटर जो है वो हार्ट रेट है, और हार्ट रेट को ही पल्स रेट कहते हैं। हार्ट रेट का मतलब होता है कि एक मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़कता है, उसको हम लोग हार्ट रेट या पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मल वैल्यू जो पल्स रेट की होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली होती है एज के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरा आप कितने फिट हैं, आपके फिटनेस लेवल पर डिपेंड करती है। इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हार्ट रेट या पल्स रेट कितनी होगी। नॉर्मल रेंज जो होती है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट की होती है, ठीक। और एवरेज पल्स रेट जो निकाली गई है वो 72 बीट्स पर मिनट है। मतलब कि अगर किसी की 85 बीट्स पर मिनट भी अगर है हार्ट रेट, तो वो नॉर्मल है, सही है, कोई घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि 72 से ऊपर है तो लोग घबरा जाते हैं कि 85 हो गई है, ज़्यादा हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 60 से 100 के बीच में आपकी पल्स रेट हो सकती है, बिल्कुल भी नॉर्मल है ये। अब हार्ट रेट जब 100 के ऊपर चला जाता है, 100 बीट्स पर मिनट के ऊपर चला जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग टैकीकार्डिया बोलते हैं। और जब 60 बीट्स पर मिनट के नीचे चला जाता है तो उसे ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। ये दो कंडीशंस होती हैं, एक टैकीकार्डिया, एक ब्रैडीकार्डिया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करने का ये है कि जितने भी एथलीट्स होते हैं, एथलीट की पल्स रेट जो होती है वो 50 बीट्स पर मिनट से भी कम होती है। ये आप कभी कभी तो 40 भी देखने को मिलती है। अब ऐसा होता क्यों है, ये हमेशा ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन में क्यों रहते हैं? उसका एक रीज़न है कि जितने भी एथलीट्स होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद होता क्या है कि इनकी हार्ट की जितनी भी मसल्स हैं, इनकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। अब जितनी हार्ट की मसल स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा वो ब्लड पंप करती है एक बार में, और जितना ज़्यादा ब्लड पंप होगा एक बार में उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन भी कैरी कर पाएगा ब्लड। इसी वजह से जितनी भी इनकी डिमांड होती है ऑक्सीजन की, वो कम हार्ट बीट में पूरी हो जाती है। मतलब कि दिल इनका कम बार धड़कता है, लेकिन जब भी धड़कता है तो ये ज़्यादा ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन इनकी बॉडी टिश्यूज़ को मिलती है और इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। और साथ में एक और चीज़ देखने को मिली है कि जितने भी एथलीट्स होते हैं या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको हार्ट अटैक कम आता है। उसका रीज़न क्या है, ये जो एक्सप्लेन किया है मैंने अभी, यही उसका रीज़न है कि उनको हार्ट अटैक कम आता है। इसका रीज़न यही है। और जितने भी लोग को टैकीकार्डिया होता है, मतलब कि जिनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज चलती है, उनके अंदर ये टेंडेंसी पाई गई है कि उनको हार्ट अटैक होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग हार्ट रेट या पल्स रेट को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन चीज़ जो है वो स्टेथोस्कोप से मेजर कर सकते हैं। ऑक्सीमीटर का भी यूज़ अब किया जाने लगा है। कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया गया था। अब रेडियल आर्टरी का भी यूज़ किया जाता है। जब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, ये डिवाइसेस नहीं थी, स्टेथोस्कोप नहीं था, ऑक्सीमीटर नहीं था, तो रेडियल आर्टरी का यूज़ किया जाता था। ये एक आर्टरी है जो आपकी कलाई के पास प्रेजेंट होती है, और आर्टरीज ज़्यादातर देखा जाता है डीप प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर में, लेकिन कुछ आर्टरीज ऐसी हैं जो कि आपकी स्किन के पास प्रेजेंट होती हैं। उनमें से एक रेडियल आर्टरी है, वहाँ पर आपको हार्ट बीट सुनाई देती है। अगर आप उसको पकड़ कर देखेंगे आपको महसूस होगी। वैसे ही एक जगह है रेडियल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी। इसके अलावा भी जगहें हैं, जैसे कि ब्रेकियल आर्टरी भी होती है। ब्रेकियल आर्टरी आपकी एल्बो, इनर साइड ऑफ एल्बो में होती है, जहाँ से आप ब्लड निकाला जाता है ब्लड टेस्ट के लिए। वहाँ पर भी अगर आप हाथ रख के देखेंगे तो आपको पल्स महसूस होगी। और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पर आपकी आर्टरी प्रेजेंट होती है, जहाँ से हम लोग मेजर कर सकते हैं हार्ट रेट को। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली ये रेडियल आर्टरी है और कैरोटिड आर्टरी है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा रेस्पिरेशन रेट। तो रेस्पिरेशन रेट का मतलब होता है ब्रीथ्स पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में आप कितनी बार सांस अंदर ले रहे हैं और कितनी बार सांस बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। तो जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी
जो ब्रीथ्स पर मिनट होती हैं, मतलब कि सांस लेते हैं वो 1 मिनट में, वो 12 से 20 होती हैं। 1 मिनट में 12 से 20 बार के आसपास वो लोग सांस लेते हैं अंदर बाहर की तरफ। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, बर्थ से ले करके और 1 साल तक करके बच्चे जो होते हैं, इनका रेस्पायरेशन रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, 30 से 60 ब्रीथ्स पर मिनट। अब ऐसा होता क्या है, इसका रीज़न इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जो ब्रीदिंग में मसल्स मदद करती हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। यहाँ पर ये देखिए इंटरकोस्टल मसल लिखा है। इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो 2 रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ये जो 2 रिब्स हैं इनके बीच में, हर रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। दूसरे, ये एब्डोमेन की जो मसल्स हैं, ये जो देख रहे हैं ये मसल्स जितनी भी है ना, ये एब्डोमेन की मसल्स हैं। ये एब्डोमेन की मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और तीसरा एक डायाफ्राम भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, 3 मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी ब्रीदिंग के लिए या रेस्पायरेशन के लिए। पहला हो गया इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरा हो गया आपका एब्डोमेन मसल्स और तीसरा डायाफ्राम। बच्चों में ये देखा गया है कि ये तीनों ही मसल्स डेवलपिंग कंडीशन में होती है, डेवलप तो हो चुकी होती है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं कि सांस पूरी अच्छी तरीके से अंदर की तरफ खींच सके और बाहर की तरफ छोड़ सकें। एक ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है कि बच्चों के जो लंग्स होते हैं उनके अंदर भी इतनी जगह नहीं होती है कि ज्यादा से ज्यादा एयर को अपने अंदर एंट्रैप कर सकें वहां पर। इसी वजह से बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा तेज तेज करके सांस लेते हैं ताकि वो अपनी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सके। छोटी छोटी ब्रेथ्स लेते हैं और तेज तेज लेते हैं। अब रेस्पायरेशन रेट जब बढ़ जाता है नॉर्मल से तो उसे टेकिप्निया कहते हैं, टेकिप्निया कहते हैं। और रेस्पायरेशन रेट जब नॉर्मल से कम हो जाता है उसे ब्रेडिप्निया कहते हैं। अब बॉडी टेम्परेचर मतलब कि आपके बॉडी का तापमान कितना है। तो नॉर्मली अगर बॉडी का टेम्परेचर देखा जाए तो 97.8 से 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। ठीक, जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर बढ़ता है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक करके बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। और जब 95 से टेम्परेचर कम हो जाता है उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं। फीवर को हम लोग हाइपरथर्मिया भी कह सकते हैं, हाइपरथर्मिया भी इसे कहा जा सकता है। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, कहीं पर भी अगर हाइपर लिखा हुआ है ना, हाइपर, तो इसका मतलब हो रहा है इंक्रीज। हाइपर, कभी हम लोग कहते हैं ना गुस्सा आ गया, हाइपर हो गया, तो इसका मतलब हर चीज इंक्रीज हो गई है। और हाइपो का मतलब हमेशा होता है लो, हाइपो का मतलब कहीं पर भी आ जाए लो। और थर्मिया का मतलब यहाँ पर क्या है, थर्मिया का मतलब हीट से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है। तो हाइपरथर्मिया मतलब कि हीट बढ़ गई है और हाइपोथर्मिया मतलब कि हीट कम हो गई है। अब डिवाइसेस जो जो यूज होती हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो 3 तरीके की यूज होती हैं। सबसे पुरानी अगर देखा जाए तो मर्क्यूरी थर्मामीटर है। मर्क्यूरी थर्मामीटर बहुत टाइम से यूज हो रहा है और अभी भी कई डॉक्टर मर्क्यूरी थर्मामीटर पर काफी ज्यादा रिलाई करते हैं। ठीक, उसके बाद डिजिटल थर्मामीटर्स आए और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है वो इंफ्रारेड थर्मामीटर्स की है, या जिसे हम लोग टेम्परेचर गन भी कहते हैं या गन थर्मामीटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोग ने देखा कोरोना पीरियड में, क्योंकि कोरोना पीरियड में जब हमें एक दूसरे से दूर रहना था, कांटेक्ट नहीं बनाना था, तो ये इंफ्रारेड थर्मामीटर्स काफी ज्यादा काम आए और अब ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में यूज होते हैं। अब बॉडी एरिया के बारे में जानते हैं कि कहाँ कहाँ से हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। एक तो बहुत कॉमन है कि ओरल देख लें कि मुंह में थर्मामीटर लगा करके चेक कर लिया। दूसरा आर्मपिट, आर्मपिट बच्चों के लिए ज्यादातर यूज की जाती है क्योंकि बच्चे मुंह में थर्मामीटर को नहीं फंसा पाएंगे, इस वजह से आर्मपिट यूज की जाती है। स्किन अब सबसे ज्यादा यूज होता है स्किन, जैसे कि टेम्परेचर गन यहाँ पर बनी हुई है ना, टेम्परेचर गन के थ्रू हम लोग स्किन के थ्रू टेम्परेचर ले लेते हैं। रेक्टली भी टेम्परेचर लिया जाता है। रेक्टली ज्यादातर हम लोग ने देखा है कि एनिमल्स में जितना भी टेम्परेचर लिया जाता है वो रेक्टली लिया जाता है। और ईयर्स में भी, ईयर के थ्रू भी टेम्परेचर लिया जाता है। अब ईयर के थ्रू टेम्परेचर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, डॉक्टर इन्हीं सारे मेथड्स पर रिलाई करते हैं। अब ग्रेड्स ऑफ फीवर की बात कर लेते हैं। देखिए ग्रेड्स ऑफ फीवर जो होते हैं कि हमें ये पता करना है कि कौन से टेम्परेचर पर कितना फीवर कहा जाएगा। तो
तो देखिए नॉर्मल की हम लोग पहली बात कर चुके हैं, 97.8 से 99.4 इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, फ़ारेनहाइट में यह बात चलिए, और यहाँ पर उसके करस्पॉन्डेंट आपके डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं। ठीक, अब माइल्ड या लो ग्रेड फीवर कब कहेंगे? जब टेम्परेचर 99.5 हो जाएगा और 101 के बीच में रहेगा। इस रेंज में जब भी आपके टेम्परेचर रहेंगे उसे हम लोग माइल्ड या लो ग्रेड फीवर कहेंगे। मॉडरेट ग्रेड फीवर जितने भी होते हैं वो 101 से 103 के बीच में होते हैं, और हाई ग्रेड फीवर जो होता है वो 103 से 105 के बीच में होता है। और हाइपरपायरेक्सिया जो होता है वो 105 के अबव होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपरपायरेक्सिया। और देखा यह गया है कि जब बॉडी टेम्परेचर 108 डिग्री के अबव हो जाता है तो इस कंडीशन में पेशेंट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को नॉर्मली बीपी भी कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और एवरेज ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। 120 यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और 80 जो है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जो ऊपर की तरफ ब्लड प्रेशर लिखा होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे की तरफ लिखा हुआ ब्लड प्रेशर जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और ये एक एवरेज ब्लड प्रेशर है। मान लिया आपके पास अगर कोई पेशेंट आए जिसका ब्लड प्रेशर 130/90 है, तो क्या हम उसको कहेंगे कि आपके ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कि आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जब कभी भी कोई पेशेंट आएगा तो एक रेंज लेकर के हमें चलनी पड़ती है। जैसे कि सिस्टोलिक हमें पता है कि इसको एवरेज हमको बताया गया 120 है, और डायस्टोलिक हमको बताया गया है कि इसका एवरेज 80 है। तो इन दोनों में ही ±15 कर लीजिए, मतलब कि डायस्टोलिक में भी ±15 और सिस्टोलिक में भी ±15। जब 120 में 15 को ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा, -15 करेंगे तो 105 आ जाएगा। डायस्टोलिक में 80 में 15 ऐड करेंगे तो 95 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 65 आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास रेंज निकल करके आ गई है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 105 से 135 के बीच में है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर हमारा 65 से लेकर 95 के बीच में है, तो इस पूरी कंडीशन को हम लोग नॉर्मल कंडीशन की तरीके ट्रीट करेंगे, ना कि हम लोग पेशेंट को ये कहेंगे कि आपके हाइपरटेंशन है। ठीक, अब देखेंगे कि किस कंडीशन में हम लोग कहना शुरू करेंगे कि माइल्ड हाइपरटेंशन है, मॉडरेट या सीवियर हाइपरटेंशन है। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 160 के बीच में हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 100 के बीच में हो, उस कंडीशन में कहेंगे माइल्ड हाइपरटेंशन है, मतलब कि हाइपरटेंशन की आपकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरा, 160 से 200 के बीच में अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक 100 से 120 के बीच में है, तो उस कंडीशन में मॉडरेट हाइपरटेंशन कहते हैं। और अबव 200 सिस्टोलिक और अबव 120 अगर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो उस कंडीशन को कहेंगे सीवियर हाइपरटेंशन, एंड दिस इज द कंडीशन which can be life threatening. You need to see your doctor immediately or start your medication which are prescribed to you. इस कंडीशन में आपको दवा फौरन तुरंत खानी है या डॉक्टर के पास जाना है। दूसरी चीज हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब होता है कम, और टेंशन यहाँ पर प्रेशर की बात चल रही है। ठीक, तो हाइपोटेंशन एक कंडीशन है कि जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? सिस्टोलिक आपका 90 से कम हो जाएगा और डायस्टोलिक आपका 60 से कम हो जाएगा। तो अगर कोई भी पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर 90/60 से भी कम होता चला जा रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोटेंशन कंडीशन। अब बात करते हैं डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। देखिए, सबसे पहले जो डिवाइस यूज होती है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये डिवाइस जो यूज होती है इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। अब ये कई तरीके की आती है, जैसे कि मर्क्यूरी स्फिग्मोमैनोमीटर ये यूज होता है, एनेरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर यूज होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर के पास घड़ी जैसा एक डिवाइस होता है बीपी मेजर करने के लिए, उसे एनेरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और आजकल जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो ये है
कि डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ किया जाता है, लेकिन कई सारे डॉक्टर्स अभी भी मर्क्यूरी और एनरॉइड पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ज़्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि इन दोनों की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर के। अब डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर में मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है कि अगर आप इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे, एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो आपकी रीडिंग दूसरी आएगी। और अगर इसी के साथ अगर आप एक अडेप्टर लगा लेंगे, अडेप्टर मार्केट में आता है, अडेप्टर अगर आप लगा लेंगे इसी के साथ, और इसमें सॉकेट भी दिया रखा होता है कि अडेप्टर लगाया जा सके, तो अडेप्टर अगर आप लगा लेंगे तो अगर देखेंगे कि रीडिंग दूसरी आ रही है, और अडेप्टर के साथ जो रीडिंग आती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो कभी भी अगर इसको यूज़ करें, डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर को यूज़ करें, तो उसमें एक अडेप्टर ज़रूर लगा लें ताकि आपकी रीडिंग एक्यूरेट आए। वरना तो सबसे अच्छा आप मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर ले लीजिए, और बहुत ही आसान है ब्लड प्रेशर इससे नापना, और एक्यूरेसी भी इसकी काफ़ी अच्छी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड शुगर की, कि ब्लड शुगर को नॉर्मली डायबिटीज़ भी कहते हैं, और ब्लड शुगर तो इसका बहुत ज़्यादा कॉमन नेम है। अब इसमें 3 कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन कि नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल हमारी ब्लड में शुगर कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए, और कोई अगर प्री डायबिटिक है तो कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए, और अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसमें कितनी होती है। ठीक है, और 3 कंडीशन यहाँ पर भी देखेंगे कि फास्टिंग में देखेंगे, पोस्ट प्रांडियल में देखेंगे, और एक टेस्ट के बारे में देखेंगे जिसे HbA1c कहते हैं। देखिए, अगर कोई पेशेंट के नॉर्मल आदमी है तो उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब ये है कि कम से कम 8 घंटे तक करके उसने कुछ ना खाया पिया हो, तभी मॉर्निंग में सबसे पहले वो उठ के ब्लड टेस्ट करवाया जाता है अगर किसी को भी फास्टिंग ग्लूकोज अपनी पता करनी है, फास्टिंग ब्लड शुगर पता करना है। और इसकी यूनिट जो होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनकी फास्टिंग की ब्लड शुगर जो आती है वो 70 से 100 के बीच में आती है। जो प्री डायबिटिक होते हैं, मतलब कि उनके अंदर डायबिटीज़ की शुरुआत हो गई है, वो 101 से 126 के बीच में आते हैं। और डायबिटीज़ की जो कंडीशन होती है वो 126 से ज़्यादा उनकी आती है फास्टिंग कंडीशन में। नेक्स्ट है पोस्ट प्रैंडियल, जिसे हम लोग नॉर्मली पीपी भी कहते हैं। कई बार आप लोगों ने डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर ने कहा पीपी करा लो। पीपी का मतलब होता है पोस्ट प्रैंडियल। हिंदी में इसको कहते हैं कि खाना खाने के बाद जब आपको कराना है ब्लड शुगर लेवल करवाना है, ब्लड शुगर लेवल की जांच करवानी है, और इसको 2 घंटे के बाद करवाया जाता है। मतलब कि अगर आपने 12 बजे खाना खाया है तो आप 2 बजे अब इसका टेस्ट करवाएंगे। कम से कम 2 घंटे के बाद कराना होता है, 2 से 3 घंटे का टाइमिंग के बाद आपको टेस्ट कराना पड़ता है इसमें। अब देखिए, इसमें 2 कंडीशन हो जाती हैं। पोस्ट पेरेंडियल वाले में 2 कंडीशन ये आती हैं कि पहली कंडीशन ये कि आपने नॉर्मल खाना खा लिया है, आप जो भी नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल रोटी चावल आपने खा करके उसके बाद 2 घंटे के बाद आपने टेस्ट करवा लिया है। ठीक, अब एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसे हम लोग GTT कहते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली खाना नहीं देते हैं, खाना देने की बजाय 100 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में घोल करके दे देते हैं, और उसके 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर लेवल को चेक किया जाता है। ये GTT ज़्यादातर देखा गया प्रेग्नेंट लेडीज़ में टेस्ट किया जाता है, और नॉर्मली भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया प्रेग्नेंट लेडीज़ में GTT वाला टेस्ट करवाया जाता है। नॉर्मली पेशेंट्स में कहा जाता है कि आप खाना खा लिए उससे 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल टेस्ट किया जाएगा। तो जब टेस्ट किया जाता है तो नॉर्मल पर्सन की जो वैल्यू आती है वो लेस देन 140 की आती है, 140 या 140 से कम, या 135 130 के आसपास आती है। जो प्री डायबिटिक होते हैं उनकी वैल्यू जो आती है वो 140 से 200 के बीच में आती है, और जो डायबिटिक होते हैं उनकी मोर देन 200 आती है। ये 2 कंडीशन चेक की जाती हैं, एक फास्टिंग की चेक की जाती है और एक पोस्ट प्रैंडियल की भी चेक की जाती है। कई डॉक्टर्स रैंडम भी करवाते हैं, ब्लड शुगर करवाते हैं कि दिन में कभी भी उनकी ब्लड शुगर चेक करा ली जाती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं HbA1c, या तो फिर A1c भी कहते हैं। इसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपके ब्लड में पिछले 2 से 3 महीनों में
कितनी एवरेज ब्लड शुगर प्रेजेंट थी वो बताता है। तो ये एक तरीके का कंफर्मेटरी टेस्ट है कि आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ी भी है कि घटी भी है, आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या नहीं है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है जो बताता है। ठीक, अब अगर किसी ने अपना एक HbA1c का टेस्ट करवाया और उसकी वैल्यू अगर 5.7% से कम निकली तो वो नॉर्मल है, उसको घबराने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 5.7 से लेकर 6.4 के बीच में निकली तो उसको थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत है कि उसकी डायबिटीज शुरू हो रही है। ठीक है, वो प्री डायबिटिक कंडीशन में आ चुका है और उसको अब अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है और खाना पीना चेंज करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर 6.5 या उससे ज़्यादा की वैल्यू आ जाती है HbA1c में तो श्योर शॉट आपके डायबिटीज़ है, यू नीड टू सी अ डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन में डिवाइसेस जो यूज़ किए जाते हैं ब्लड शुगर को मेजर करने के लिए, बहुत ही कॉमन ये डिवाइस है, इसे ग्लूकोमीटर कहते हैं और आजकल सारे घरों में ये ग्लूकोमीटर होता ही है। और नॉर्मली वरना ब्लड टेस्ट तो डॉक्टर लिखते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू भी हम लोग जांच करा सकते हैं ग्लूकोज लेवल की ब्लड में। नेक्स्ट है ब्लड वॉल्यूम एंड पीएच। देखिए, मेल्स में जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो 5 to 6 लीटर प्रेजेंट होता है और फीमेल में 4 to 5 लीटर्स प्रेजेंट होता है। अब मेल और फीमेल में डिफरेंट इस वजह से होता है क्योंकि मेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स के, इसी वजह से मेल में ब्लड ज़्यादा होता है। और अगर ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाती है नॉर्मल से, मोर देन नॉर्मल हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर वॉलेमिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा और वॉलेमिया का मतलब वॉल्यूम से, मतलब कि ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है आपकी बॉडी के अंदर में। अब ये हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन के कब हो सकती है, जब आपकी बॉडी से सोडियम कायदे से ना निकल रहा हो। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां जहां सोडियम होगा वहां वहां वाटर होगा। ठीक, सोडियम जो होता है वो वाटर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसी वजह से दोनों साथ में चलते हैं। और अगर आपकी किडनी कायदे से सोडियम को एक्सक्रीट आउट कर रही है नॉर्मल क्वांटिटी में, नॉर्मल अमाउंट में, तो पानी भी आता रहेगा उसके साथ और यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता रहेगा, ये दोनों चीज़ें, और आपका वॉल्यूम जो है वो ब्लड का नॉर्मल रहेगा। लेकिन किसी भी वजह से अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है, किडनी और प्रॉब्लम हुई और साथ ही साथ सोडियम का एक्सक्रीशन जो है वो नहीं हो रहा है, तो उसी के साथ पानी का भी एक्सक्रीशन नहीं होगा और ये पानी जो है यूरिन में ना निकल करके ये आपके ब्लड में ही रहेगा और वॉल्यूम बढ़ती रहेगी। दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपरवॉलेमिया। अब अगर किसी का वॉल्यूम कम हो जाता है नॉर्मल से, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है नॉर्मल से, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोवॉलेमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, वॉल्यूम, वॉलीमिया का मतलब वॉल्यूम से। ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन जब आती है जब किसी के एक्सीडेंट हो गया। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई और उसका खून बह गया, या तो फिर किसी के इंटरनल इंजरी हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से खून स्टूल से पास होता रहा या तो फिर यूरिन से पास होता रहा प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए, उस कंडीशन में हाइपोवॉलेमिया भी हो सकता है। अब पीएच की अगर बात करें तो ब्लड का पीएच जो होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, 7.35 से 7.45 होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बॉडी के लिए हमेशा एल्कलाइन कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एल्कलाइन कंडीशन बॉडी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, एसिडिक कंडीशन बॉडी को पसंद नहीं होती है। अगर आपकी बॉडी में एसिडिक कंडीशन ज़्यादा हो रही है, पेट में एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी हैम्पर करेंगे। इसी वजह से ब्लड, क्योंकि एक हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी में जाता है ब्लड, इसी वजह से ब्लड का पीएच जो होता है वो एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीसी कितने होते हैं और डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं। देखिए, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स होता है और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि मेल में कितने होते हैं और फीमेल में कितने होते हैं। देखिए, मेल में जो आरबीसी का काउंट होता है वो 4.5 से 6.5 मिलियन पर mm क्यूब होता है और फीमेल में अगर इसका आरबीसी का काउंट देखा जाएगा
तो फीमेल में आरबीसी का काउंट 4.5 से 5 मिलियन पर mm³ होता है। ये डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि मेल में ब्लड ज़्यादा पाया जाता है, 5 से 6 लीटर के आसपास पाया जाता है, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा था 5 से 6 लीटर के आसपास पाया जाता है, और फीमेल में 4 से 5 लीटर पाया जाता है, 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतनी ही ज़्यादा आरबीसी प्रेजेंट होंगी, और अगर कम खून प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर कम आरबीसी प्रेजेंट होंगी। एक सिंपल लॉजिक की बात है। लेकिन डब्ल्यूबीसी की अगर बात की जाए, डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो सेम होती हैं, 5000 से 10,000 पर माइक्रोलीटर मेल में भी प्रेजेंट होती हैं और फीमेल में भी प्रेजेंट इतनी ही होती हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का बेसिक काम जो होता है वो आपका इन्फेक्शन से लड़ना होता है। अब देखते हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी या आरबीसी का काउंट कम या ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। अगर देखिए आरबीसी का काउंट अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है, और अगर लोअर हो जाता है तो उस कंडीशन को अनीमिया कहा जाता है। अनीमिया उस कंडीशन में भी कहेंगे जब हीमोग्लोबिन कम हो गया, मतलब कि ब्लड कम हो गया, तो उस कंडीशन में भी अनीमिया कहा जाएगा, और ज़्यादा अगर हो जाएगा तो पॉलीसाइथीमिया कहा जाएगा। अब डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। ये जो वर्ड ल्यूको है ना, ये वही ल्यूकोसाइट से आया हुआ है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इस वजह से इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाएगा। जब डब्ल्यूबीसी की काउंट बढ़ जाएगी नॉर्मल से, और जब डब्ल्यूबीसी की काउंट नॉर्मल से कम हो जाएगी तो उसे हम लोग ल्यूकोपीनिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन कई बार HB भी लिखा रहता है, और हीमोग्लोबिन है क्या। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और यही ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। यही ब्लड को क्या प्रोवाइड करेगा, रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब मेल में जो इसकी वैल्यू होती है वो 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, फीमेल में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। डिफरेंस इन दोनों में इसी वजह से होता है क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो डिफरेंट होता है। मेल में हमने बताया था कि 5 से 6 लीटर होता है, और फीमेल में 4 से 5 लीटर के आसपास होता है। तो ये जो 1 लीटर का डिफरेंस आता है, 1 लीटर का डिफरेंस आता है, इसी वजह से हीमोग्लोबिन फीमेल में थोड़ा सा कम पाया जाता है। अब अगर बात की जाए न्यू बॉर्न्स की, तो यहाँ पर देखिए न्यू बॉर्न जो है वो 14 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसका रीज़न क्या है, हालांकि इनका स्ट्रक्चर जो देखा जाए वो छोटा है, इनके अंदर वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो होगा वो भी कम होता है, लेकिन इनके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि जब बच्चा मदर्स वूम में होता है तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि जो वूम की कंडीशन होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, वहां पर इतनी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है, और ऑक्सीजन मिलने का उसको सिर्फ एकमात्र उसका सोर्स जो है वो हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करके लेके चलता है। हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उसी के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच होकर के चलते हैं, ठीक। और जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतने ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच होंगे। इसी वजह से माँ की कोख में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बॉडी क्या करती है, ज्यादा हीमोग्लोबिन बनाती है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन बच्चे को मिल पाए। जैसे ही बच्चा पैदा होता है दिन ब दिन उसका हीमोग्लोबिन कम होता रहता है। पहले महीने में हीमोग्लोबिन उसका सबसे ज्यादा होगा, दूसरे महीने में उससे कम होगा, तीसरे महीने में उससे कम होता जाएगा, चौथे महीने में और कम होता जाएगा। इस तरीके से वो मेल के अकॉर्डिंग या फीमेल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल लेवल पर आने लगता है। हीमोग्लोबिन अगर कम होगा उस कंडीशन को अनीमिया कहेंगे, हायर कंडीशन में पॉलीसाइथीमिया उसे कहेंगे। अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है वो ब्लड क्लॉट में मदद करता है। अगर किसी के प्लेटलेट्स की कमी है उसका खून फिर जल्दी क्लॉट नहीं होगा, खून उसका रुकेगा नहीं जल्दी से। और इनकी अगर नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो 1.5 से 4 लाख पर माइक्रोलीटर ये इसकी रेंज होती है। मेल और फीमेल में दोनों ही इतने प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर देखा गया है डेंगू की कंडीशन में प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी में गिरने लगती हैं। अब प्लेटलेट्स जब लोअर हो जाती हैं नॉर्मल रेंज से उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, ये थ्रोम्बो वर्ड जो है ये थ्रोम्बोसाइट से आया हुआ है,
और जब हाइयर हो जाती हैं तो इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। अब लास्ट पैरामीटर जो है वो SpO2 लेवल है। SpO2 लेवल मतलब के ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस कंडीशन को बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया गया था कोरोना पीरियड में। आप सब लोग ने देखा होगा कोरोना पीरियड में डॉक्टर्स ऑक्सीमीटर्स का यूज़ कर रहे थे और SpO2 लेवल को चेक कर रहे थे। ख़ास तौर से सेकेंड वेव में देखा गया था कि SpO2 का लेवल लोगों का बहुत तेज़ी से गिर रहा था, उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी लंग में फाइब्रोसिस होने की वजह से। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस कंडीशन में इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे, किस कंडीशन में लो कहेंगे। देखिए, जब आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है वो 95 से 100 के आसपास है तो ये कंडीशन नॉर्मल है, आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब 91 से 95 के बाद है तो कंसर्निंग, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल आपका धीरे धीरे करके कम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 90 के आसपास अगर आ गया है, 90 या 90 से कम हो रहा है तो लो हो रहा है, यू नीड टू सी योर डॉक्टर एट दिस टाइम। अब अगर 80 to 85 हो रहा है, किसी का अगर हो गया तो उसका ब्रेन अफेक्टेड होने लगेगा, क्योंकि ब्लड जो उसके ब्रेन में पहुंच रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को जारी रखने के लिए। इस वजह से इस कंडीशन में 80 to 85% जब हो जाती है ब्लड ऑक्सीजन लेवल की तो ब्रेन इफेक्ट होने लगता है, आदमी का ब्रेन सही से काम नहीं करता। और 67% इसमें तो आदमी की डेथ हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर देखा जाए तो डेथ हो जाएगी। हो सकता है कि शायद 1-2 पेशेंट बन जाए। इस कंडीशन में साइनोसिस होने लगती है। साइनोसिस का मतलब आपके हाथ पैर नीले पड़ने लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन बिल्कुल ब्लड में है ही नहीं, और जो आपके टिश्यूज हैं, सेल हैं, उनको कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इसका कलर ब्लूइश होने लगता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बॉडी के फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में जो हम सबको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए।